नमस्ते, मैं सोनाली सुथार आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत आभार मेरे पिछले वीडियो को इतना सराहने के लिए। 1000 व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन आप सबके कारण ये संभव हो पाया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे आज की किताब की तरफ। आज जिस किताब की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है यशपाल का उपन्यास दिव्या। यशपाल की गिनती आधुनिक कालीन साहित्यकारों में होती है। यशपाल अपने स्त्री विमर्श से जुड़ी कहानियों और उपन्यासों के लिए बहुचर्चित हैं और 1970 में इनको भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। यशपाल के 2 उपन्यास बहुविख्यात हैं, एक है झूठा सच और दूसरा है दिव्या। आज हम यहाँ पर बात करेंगे दिव्या के बारे में। दिव्या बौद्धकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखा गया उपन्यास है। लेखक के शब्दों में कहूँ तो दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि दिव्या कैसे दारा बनती है, दारा से फिर वो अंशुमाला बनती है और फिर कैसे अंशुमाला से वापस दिव्या तक पहुंचती है। और इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने का एकमात्र कारण है भावावेश में लिया गया एक निर्णय। अमूमन हम देखते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से भावुक होती हैं और वहीं पुरुष तार्किक होते हैं। ये उपन्यास पढ़कर समझ आता है कि स्त्रियों को भावनाओं में बहते वक्त तर्क और व्यवहारिकता को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और वहीं पुरुष चाहे कितना ही तार्किक और व्यवहारशील क्यों न हो, लेकिन अगर उसे भावनाओं को प्राथमिकता देना नहीं आता है तो आखिर में जीवन सब पूरा व्यर्थ चला जाता है। इस उपन्यास की दिव्या एक अति भावुक किरदार है जिसको पृथु सेन के साथ एक भविष्य की उम्मीद होती है। वहीं पृथु सेन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण दिव्या और उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाता है। इस सब में दिव्या का जीवन बहुत नाटकीय ढंग से उतार चढ़ाव लेता है। एक लड़की जो हर वक्त दासियों से घिरी रहती थी, वो खुद दासी का जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है। मतलब वो जीवन से इतनी परेशान, हताश, निराश हो जाती है कि वो आत्महत्या करने की सोचती है और वो आत्महत्या करने अपने बेटे को साथ लेकर जाती है। वहाँ पर उसके बेटे की मौत हो जाती है, लेकिन दिव्या जीवित बच जाती है। इस उपन्यास में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि दिव्या की गलती आखिर क्या थी। दिव्या की गलती क्या भावावेश में लिए गए उसके गलत निर्णय थे, या दिव्या की गलती ये थी कि उसने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया। बाकी जहाँ पर पाठक सोचने को विवश हो जाए वहाँ शायद लेखक का लिखना सार्थक हो जाता है। लेखक ने ये उपन्यास इतनी सुंदर भाषा में लिखा है कि पाठक शुरू से ना उपन्यास के साथ बंधा हुआ रहता है। हालांकि जो लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ने के अभ्यस्त नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस उपन्यास को समझने में, लेकिन अगर वो पढ़ लेते हैं इस उपन्यास को तो ये उपन्यास खत्म होने तक उनके पास बहुत सारे नए शब्द होंगे। अगर हम उपन्यास की भाषा की बात कर रहे हैं जब, तो मुझे याद आता है कि आचार्य चतुर सेन का जो उपन्यास है वैशाली की नगरवधू, उसकी भी भाषा शैली और विषय वस्तु बहुत हद तक दिव्या उपन्यास की तरह है। तो दिव्या को पढ़ते हुए बहुत बार हमें उसकी याद आती है कि अच्छा वहाँ पे भी इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, वहाँ पर ऐसी कहानी चल रही है उस उपन्यास में। तो किसी दिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी अगर हम दिव्या उपन्यास की ही बात करें तो अगर इसको हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में से एक कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। इस उपन्यास में जिस तरह से स्त्री के जीवन और उसकी समस्याओं के बारे में बात की गई है वो अद्भुत है। जहाँ पर ये उपन्यास खत्म हो रहा होता है वहाँ पर हमें समझ आता है कि एक औरत को जीवन में आखिर क्या चाहिए होता है। तो अगर ये दिव्या के बारे में जो भी हमने बात की है, चर्चा की है, वो सुनने के बाद अगर आपका भी मन दिव्या उपन्यास पढ़ने का करे तो यहाँ पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है जितना ये उपन्यास मुझे अच्छा लगा है उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।